गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट कक्षा में आपको कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाबों पर आपसे चर्चा की। उन्हीं दाबों को मैं एक बार हल्का सा परिभाषा के रूप में आपको परिभाषित करने जा रहा हूं। नंबर 1, स्फीत दाब। हमने बताया कि जब पादप कोशिका में अंतःपराशण के कारण कोशिका का आयतन बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर अर्थात भीतर से बाहर की ओर क्या है, दाब उत्पन्न होता है। उसे स्फीत दाब कहते हैं। एक पूर्ण रूप से शिलत कोशिका का स्फीत दाब 0 होता है। ठीक है, एक पूर्ण रूप से शिलत कोशिका का स्फीत दाब टीपी का मान 0 होता है, जबकि एक स्फीत कोशिका का स्फीत दाब अधिकतम होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी भित्ति दाब के बारे में। देखिए, पादप कोशिका के स्फीत अवस्था में आने पर, ठीक है, पादप कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है तो कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली की ओर अर्थात बाहर से भीतर की ओर लगने वाला जो दाब होता है, जो टीपी के कैसा होता है, जो स्फीत दाब के कैसा होता है, विपरीत होता है। उसे क्या कहा जाता है? भित्ति दाब कहा जाता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी परासरण दाब के बारे में, और आपको बताया कि किसी विलयन को उसके विलायक से, कोई भी विलयन है उसको उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर, किसी भी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होने वाला ठीक है, दाब को ही, ठीक है, क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। मैंने आपको बताया शुद्ध जल का परासरण दाब का मान कितना होता है? 0 होता है। हमने आपको बताया कि परासरण दाब जो होता है वो विलयन के विलय में उपस्थित अणुओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। सबसे अंतिम दाब जिस पर हमने बात की थी, विसरण दाब न्यूनता, जिसको चूषण दाब के नाम से भी जानते हैं। समान ताप और दाब पर विलयन का विसरण दाब, समान ताप पर और समान वायुमंडलीय दाब पर विलयन का विसरण दाब का मान व शुद्ध जल का विसरण दाब का मान के अंतर को क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक शिलत कोशिका में विसरण दाब का मान अधिकतम होता है, ठीक है, जबकि एक स्फीत कोशिका में विसरण दाब न्यूनता का मान कैसा होता है? 0 होता है। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रेशर, विभिन्न दाबों के मध्य अंतर संबंध, ठीक है, या विभिन्न दाबों के मध्य पारस्परिक संबंध। ठीक है, देखिए, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं विभिन्न दाबों के क्लास 12 लेसन नंबर 5। ये पाठ अब अंतिम दौर की ओर चल रहा है, प्लांट वाटर रिलेशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन
between various pressure विभिन्न दाबों के मध्य क्या अंतर संबंध होता है, उस पर आपसे चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि डीपीडी क्या है, तो मैंने आपको बताया ये सूत्र डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, अर्थात परासरण दाब और स्फीत दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। और इन तीनों के मध्य ये एक निम्न पारस्परिक क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, जिस संबंध को हम किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। देखिए पहला संबंध हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि जब कोई कोशिका पूर्ण रूप से कैसी हो, शिलथ अवस्था में हो, जब कोई कोशिका पूर्ण रूप से कैसी हो, शिलथ अवस्था में हो, पहला हम संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। जब कोई कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो, शिलथ हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब कोई कोशिका पूर्ण रूप से शिलथ होगी तो उसमें स्फीत दाब का मान कैसा होता है, 0 होता है। जब कोशिका पूर्ण रूप से शिलथ होगी तो उसमें स्फीत दाब का मान क्या होगा, स्फीत दाब का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, स्फीत दाब का मान क्या होगा, 0। तो स्फीत दाब का मान जब 0 हो जाएगा तो किसके मध्य क्या संबंध स्थापित होगा, उसको हम दर्शाने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया when cell is fully flucid का अर्थ होता है शिलथ, तो टीपी का मान क्या होगा, 0 होगा। जब कोशिका पूर्ण रूप से शिलथ होगी तो स्फीत दाब का मान क्या है, 0 होता है। इसलिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। अब देखो डीपीडी बराबर ओपी और टीपी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 0। कब होगी 0, जब कोशिका पूर्ण रूप से कैसी होगी, शिलथ होगी। तो ओपी माइनस टीपी की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0। तो आप देखिए डीपीडी बराबर किसके हो जाएगी, ओपी के। ठीक है, अर्थात ये पहला संबंध आपको निकाल के बता दिया है। जब कोशिका पूर्ण रूप से शिलथ होगी तो स्फीत दाब का मान 0 होगा। और हम जानते हैं कि विसरण दाब न्यूनता का मान जो होता है वो परासरण दाब और स्फीत दाब के कैसा होता है, अंतर होता है। परासरण दाब और स्फीत दाब का मान या स्फीत दाब का अंतर डीपीडी के कैसा होता है, बराबर। डीपीडी बराबर ओपी और टीपी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो डीपीडी और ओपी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, पहला संबंध आप देखिए, जब कोशिका पूर्ण रूप से शिलथ होगी तो स्फीत दाब का मान 0 होगा। क्या होगा, स्फीत दाब का मान 0 होगा, जिससे डीपीडी का मान किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। डीपीडी का मान किसके मान के बराबर होगा, ओपी के मान के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है जब कोशिका पूर्ण रूप से कैसी हो, शिलथ हो। ठीक है, पहला संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, या तो कोशिका पूर्ण रूप से शिलथ है और इसी शिलथ कोशिका को, जब पूर्ण रूप से शिलथ कोशिका को, पूर्ण रूप से शिलथ कोशिका को यानी कि पूर्ण रूप से पिचकी हुई जो कोशिका होती है, अर्थात जिसका जीव द्रव पूर्ण रूप से क्या हो, पिचका हुआ हो, तो जब पूर्ण रूप से शिलथ कोशिका को हम कौन से विलयन में रख दे बेटा, अल्प पराशरी विलयन में रख दे, अल्प पराशरी विलयन में रख दे। ठीक है,
जब पूर्ण रूप से स्थिरत कोशिका को अल्पराशरी विलयन में रखा जाए, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, आप देख लीजिए, और इस कोशिका को हमने कौन से विलयन में रखा है? अल्पराशरी विलयन में रखा है। तो आपको पता है इस स्थिरत कोशिका में, ठीक है, अल्पराशरी विलयन के जो अणु हैं वो कहां प्रवेश करेंगे? इस कोशिका के अंदर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। अर्थात विलायक के अणु कोशिका के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश करते हैं। अर्थात यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? अंतःपराशरण की क्रिया होती है, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। और अंतःपराशरण की जब क्रिया होती है तो यहां पर क्या होता है? स्फीत दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जल लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर कौन सा दाब लगेगा? स्फीत दाब लगेगा, टारगेट प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे स्फीत दाब का मान क्या हो जाएगा? होने लग जाता है, बढ़ने लगता है। जब कोशिका स्फीत होने लगेगी तो यहाँ पे डीपीडी का मान कैसा होने लगेगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो विसरण दाब न्यूनता का मान कैसा हो जाएगा? स्फीत दाब का मान बढ़ेगा तो डीपीडी का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्फीत दाब का मान जब बढ़ेगा तो डीपीडी का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम होने लगता है। और कोशिका में जब तक जल का प्रवेश होता रहेगा, कोशिका में जब तक जल का प्रवेश होता रहेगा, जब तक ध्यान से सुनना, ओपी, जब तक कि परासरण दाब और स्फीत दाब का मान क्या न हो जाए? बराबर न हो जाए। तो जब तक इस कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करता रहेगा? जल प्रवेश करता रहेगा, जब तक कि परासरण दाब और यानी कि स्फीत दाब का मान क्या न हो जाए? बराबर न हो जाए। आइए हम बात करते हैं एक बार फिर इसको सूत्र के माध्यम से, कि जब पूर्ण रूप से स्थिरत कोशिका है उसको अल्पराशरी विलयन में रखा जाता है तो टीपी का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। डीपीडी का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। आइए देखते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्थिरत है और उसे अल्पराशरी विलयन में रखा जाता है तो टीपी का मान तो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, और डीपीडी का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात यहाँ पर डीपीडी का मान तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो डीपीडी का मान कम हो गया तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी की वैल्यू क्या है? 0 है, और ओपी की वैल्यू क्या है भैया? ओपी लिख देंगे माइनस टीपी। अब इनका हम यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपी बराबर टीपी, ठीक है। इसलिए जल इस कोशिका में जब तक प्रवेश करता रहेगा, जब तक परासरण दाब और स्फीत दाब का मान बराबर न हो जाए। बात समझ में आ गई? तो जब पूर्ण रूप से स्थिरत कोशिका को अल्पराशरी विलयन में रखा जाता है तो स्फीत दाब का मान बढ़ता है, विसरण दाब का मान घटता है, अर्थात न्यूनतम हो जाता है, अर्थात 0 हो जाता है। उस कंडीशन में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर 0 तो ओपी माइनस टीपी, और ओपी माइनस टीपी में से इनको क्या करेंगे? इनका पक्षांतर करेंगे तो ओपी बराबर टीपी। अर्थात इस स्थिरत कोशिका को जब अल्पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल जब तक प्रवेश करता रहेगा उस कोशिका में, जब तक परासरण दाब और स्फीत दाब का मान बराबर न हो जाए। ये हमने आपको दूसरा इनके अंदर संबंध बता दिया है, दो दाबों के मध्य संबंध को यहाँ पे क्या है? समझा दिया। देखिए अब हम तीसरे दाब को यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई कोशिका है, वो पूर्ण रूप से कैसी है? स्फीत अवस्था में, फुल्ली टर्गिड अवस्था में। कोई कोशिका है वो पूर्ण रूप से कैसी है? स्फीत अवस्था में। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत अवस्था में होगी, ये ध्यान रखना है, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत अवस्था में होगी
ठीक है। तो आपको बता दूं कोशिका जब पूर्ण रूप से स्फीत अवस्था में होती है तो डीपीडी का मान मैंने अभी बताया, डीपीडी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपीडी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इस कंडीशन में भी ओपी का मान किसके बराबर हो जाता है, टीपी के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए हम जानते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। हमने बताया जब कोशिका पूर्ण रूप से कैसी है, स्फीत है, अर्थात यहां पर टर्गर प्रेशर का मान क्या है, अधिक है। जब टर्गर प्रेशर का मान अधिक होगा तो डीपीडी का मान धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डीपीडी का मान यहां पर 0 हो गया तो हमने 0 रख दिया, बराबर ओपी माइनस टीपी। इनका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, टीपी को इधर लेके आ जाएंगे तो टीपी बराबर ओपी या ओपी बराबर टीपी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ओपी बराबर टीपी। अर्थात जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होगी तो डीपीडी का मान 0 होगा और डीपीडी का मान जब 0 हो जाता है तो ओपी का मान टीपी के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ओपी का मान टीपी के मान के कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। इज इट क्लियर? ये हमने क्या बताया है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रेशर, विभिन्न दाबों के मध्य अंतर संबंध पर आपसे क्या की है, चर्चा की है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं 2 मिनट में। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होगी तो स्फीत दाब का मान 0 हो जाएगा। स्फीत दाब का मान जब 0 होगा तो आप जानते हो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर ओपी, टीपी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपको पता है डीपीडी और ओपी का मान कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्थिरत अवस्था में और उस स्थिरत कोशिका को अल्प रासायनिक विलयन में रखा जाएगा तो टीपी का मान अधिक हो जाएगा और डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको बता दूं, हम जानते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी का मान कितना है, 0 है, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी की वैल्यू हमने क्या रखी, 0, तो बराबर ओपी माइनस टीपी। इनका हम पक्षांतरण करेंगे तो ओपी माइनस टीपी। अर्थात अब कोशिका पूर्ण रूप से स्थिरत अवस्था में है और उस कोशिका को यदि अल्परासायनिक विलयन में रखा जाए तो उस कोशिका में जब तक जल प्रवेश करता रहेगा, जब तक परासरण दाब और स्फीत दाब का मान कैसा न हो जाए, बराबर न हो जाए। उसके बाद हमने बात की थी पूर्ण स्फीत कोशिका। ठीक है, पूर्ण स्फीत कोशिका में स्फीत दाब का मान कैसा होता है, अधिक होता जाता है, डीपीडी का मान 0 हो जाता है। इसलिए डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी माइनस टीपी। डीपीडी की वैल्यू क्या है, 0 है, ओपी माइनस टीपी। इनका जब हम पक्षांतरण करते हैं तो ओपी बराबर टीपी। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोशिका पूर्ण रूप से कैसी होती है, स्फीत अवस्था में होती है, तो परासरण दाब का मान स्फीत दाब के मान के कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। These are the 3 more conditions in which, ठीक है, all various type of pressure can be related to each other। ठीक है, तो ये क्या हमने आपको बताया है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रेशर, विभिन्न दाबों के मध्य पारस्परिक संबंध। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, इस पाठ का एक अंतिम टॉपिक है जिस पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं और उसका नाम है वाटर पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं जल विभव परिकल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर देखिए जल विभव परिकल्पना पर आपसे बात कर रहे हैं। केवल आज हम इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार करके जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीटली हम आपको पढ़ाएंगे, जल विभव की अवधारणा।
ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। जल विभव की अवधारणा। देखिए जल विभव की क्या अवधारणा है। इस अवधारणा को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? आपको बता दो 1960 में दो वैज्ञानिक हुए थे। एक का नाम था आर.के. सलेटियर, ठीक है, आर.के. सलेटियर और एस.ए. टाइलर, ठीक है। 1960 में आर.के. सलेटियर और एस.ए. टाइलर। आर.के. सलेटियर और एस.ए. टाइलर दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी? जल विभव की अवधारणा दी। क्लियर बात है। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बताया, क्या बताया? इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बताया, या हम कह सकते हैं कि इस अवधारणा के अंदर ऊष्मागतिकी के जो सिद्धांत है उन पर क्या है? बल दिया गया है। ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि किसी भी तंत्र में, ध्यान से सुनना, किसी भी तंत्र के सभी घटकों में, किसी भी तंत्र के जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों में कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। किसी भी तंत्र के, ठीक है, जितने भी घटक होते हैं उन घटकों से ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ये किसमें बताया गया है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के ऊष्मागतिकी के सिद्धांत में क्या है? बताया गया। अर्थात किसी भी तंत्र के सभी घटकों में, ठीक है, कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, जिससे उसे कार्य करने के लिए, जिससे उस तंत्र को कार्य करने के लिए क्या है? एक क्षमता क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? उसे कार्य करने के लिए एक क्षमता क्या होती है? प्राप्त होती है। देखिए इसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परासरण की क्रिया में जल के अणुओं का, परासरण की जो क्रिया होती है उनमें जल के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से बाहर और अंदर की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको थिसिल कीप का प्रयोग बताया था, ये थिसिल कीप है, उल्टा थिसिल कीप, और यहाँ पे हमने क्या बांधी थी? चरम पत्र बांधी थी। और इस चरम पत्र में क्या है? इस थिसिल कीप के अंदर हमने शर्करा का घोल भरा था, आपको याद दिला है। और इसके अंदर क्या भरा था? हमने बीकर के अंदर जल भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चरम पत्र है वो अर्धपारगम झिल्ली के रूप में काम करता है, और यहां से जल के अणु क्या है? अंदर की ओर जाते हैं। जब जल के अणु अंदर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? मुक्त ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मुक्त ऊर्जा नहीं होती है, यहाँ पे मुक्त ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अर्थात परासरण की क्रिया में जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली से बाहर या अंदर की ओर गति करने के लिए, जल के अणुओं को बाहर की तरफ या अंदर की ओर गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुक्त ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखो और भी एक छोटी सी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि जो शुद्ध जल होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, शुद्ध जल को हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं। शुद्ध जल जो होता है उसका जल विभव कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है? 0 होता है। शुद्ध जल का जल विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। तथा शुद्ध जल में स्वतंत्र ऊर्जा का मान, शुद्ध जल में स्वतंत्र ऊर्जा का मान कितना होता है? अधिकतम होता है। स्वतंत्र ऊर्जा का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है।
आपसे पूछा है कि शुद्ध जल में शुद्ध जल का जल विभव का मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जल विभव का मान 0 होता है। यदि आपसे पूछा है कि शुद्ध जल में स्वतंत्र ऊर्जा का मान कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। यदि इसी शुद्ध जल के अंदर, ये हमने एक बीकर है और इसमें क्या है, शुद्ध जल भरा हुआ है, और इस बीकर के अंदर हम क्या मिला दें, थोड़ा सा विलेय पदार्थ मिला दें। जब विलेय पदार्थ इसके अंदर मिला दिए जाएंगे तो शुद्ध जल की जो स्वतंत्र ऊर्जा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा का मान इस स्थिति में कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए, इससे आगे की अवधारणा पर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।